जैसे ही सुनिधि उस घर को देखती है, मानो जैसे कुछ समय के लिए उसको लगता है कि उसका बुरा सपना सच हो गया है। उसे तो ये लग रहा था कि प्रेम, वो जो घर की बात कर रहा है, वो महज एक अफवाह है, लोगों की मन गढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन अपने सामने उस घर को देखकर उसको आज ये एहसास हो रहा था कि नहीं, शायद इसमें कोई सच्चाई है। लेकिन आसपास का माहौल इतना खौफनाक था, इतना डार्क था कि शायद सुनिधि को लगता है कि यही सबसे सेफ रास्ता है। क्या वो उस घर में जाकर कुछ बेवकूफ़ी कर रही थी, या फिर शायद उसके पास कोई चारा ही नहीं था? क्योंकि अगर वो सारी रात उस जंगल के अंदर रहती तो निश्चित तौर पर कोई भूत प्रेत तो नहीं, कोई जानवर तो उसको अपना शिकार जरूर ही बना लेता। लेकिन आखिर सुनिधि इस खौफनाक जंगल में आई कैसे, और क्या है उस खौफनाक घर का राज जिसके बारे में उसको उसके पति प्रेम ने बताया? लेकिन प्रेम, सुनिधि और प्रेम की अभी थोड़ी समय पहले तो शादी हुई है, और इस समय इस घनघोर घने जंगल के अंदर सुनिधि क्या कर रही है, जानते हैं आज के इस किस्से में। लेकिन इससे पहले मैं आज के किस्से की ओर बढ़ूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। शुरू करते हैं आज के किस्से को। सुनिधि और प्रेम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। हालांकि जब इन्होंने ज्वाइन किया, तकरीबन एक साथ ही ज्वाइन किया, ट्रेनिंग सेशन भी इनका एक ही था, एक ही ट्रेनिंग सेशन में थे। शुरू शुरू में इनकी लड़ाई होती रहती थी, लेकिन ये लड़ाई कब दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदली इनको पता ही नहीं लगा। फिर इन्होंने शादी करने का सोचा। अब ये दोनों कंपनी पॉलिसीज की वजह से अलग अलग कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक साथ शादी हुए कुछ महीने हो चुके हैं। सुनिधि घूमने फिरने की शौकीन तो है, लेकिन प्रेम ना सिर्फ घूमने फिरने का शौकीन है बल्कि उसको एडवेंचर पसंद है। वो अपने दोस्तों के साथ आए दिन कैंपिंग ट्रैकिंग वगैरह करता रहता था। लेकिन जब से शादी हुई थी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से फिर कुछ समय से, तकरीबन एक साल से, प्रेम कभी भी कैंपिंग या ट्रैकिंग पर गया नहीं था। लेकिन जब सुनिधि जिंदगी में आई, कुछ समय शादी को बीता, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाना शुरू किया कि क्यों ना ऐसा करते हैं, हम जंगल कैंपिंग पर जाते हैं। इनके जैसा ही इनका एक और साथी भी थे, मतलब कपल थे वो भी, हस्बैंड वाइफ, और उनका भी पूरा पूरा प्रोग्राम था कि ऐसा करेंगे। जैसे कि प्रेम को तकरीबन उत्तराखंड की ये जगह की बात है, और उत्तराखंड के काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस के बारे में पता था जंगल की। अब ये प्रोग्राम सारा बनाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे छुट्टियां लेकर हम जाएंगे उत्तराखंड के कुछ पर्टिकुलर इलाके पे जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसने प्रेम ने काफ़ी पहले कैंपिंग की हुई थी, तो उसको सारे तकरीबन रास्तों का पता था, किस रास्ते पे कौन सी जगह पे, यानी कौन से जंगल का एरिया ठीक रहता है कैंपिंग के लिए, जहाँ पर कोई खूंखार जानवर वगैरह ना ही हो। अब ये सारी इनकी प्रोग्राम, सारा इनका प्लानिंग बन चुकी थी, और एन मौके पर विघ्न डल जाती है। जो इनके साथी थे, दूसरे कपल थे, उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बना बनाया प्रोग्राम रद्द हो जाता है। अब इन्होंने काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो फिर जब ये सब होता तो कुछ समय के लिए तो प्रोग्राम कैंसिल था। लेकिन जो वो कपल थे वो कहते हैं कि देखो यार, अब हमारी वजह से तुम अपना मूड मत खराब करो, तुम कैंपिंग पर हो आओ, और हल्की फुल्की, मतलब कोई ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं। जो हमने लेट से 4 दिन का प्रोग्राम बनाया था, तुम एक दिन का प्रोग्राम बनाओ, और फिर कुछ महीनों बाद फिर हम दोबारा से बनाएंगे प्रोग्राम। अब इन दोनों का मन तो काफ़ी था, तो ये पहले ही सोच रहे थे कि अगर हम अकेले चले गए तो फिर नेचुरली बात है कि क्या सोचेंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद ही कह दिया है तो चल पड़ते हैं। खैर, वीकेंड पर ये अपनी गाड़ी निकालते हैं, दिल्ली की भीड़ भाड़ भरे इलाकों से कुछ समय बाद ये उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहुंच जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंड का मौसम शुरू होने को था, इसलिए अजीब सी तरीके की, अलग तरीके की रिलैक्सेशन इनको मिल रही थी, जो इनके काम के स्ट्रेस को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर रही थी। अब ये शाम का समय होता है, और कुछ 7 बजे के आसपास का समय होता है, और यहाँ पर जिस स्पॉट पे प्रेम गाड़ी रोकता है, उस स्पॉट पे
से कुछ आगे जाकर प्रेम ने काफ़ी बार कैंपिंग की हुई थी अपने दोस्तों के साथ। तो ये काफ़ी फेमिलियर जगह थी और काफ़ी ठीक ठाक इलाका था। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया, रिमोट तो कह सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही, एक कई होते हैं रिमोट एरिया होते हैं, वैसा भी नहीं था। सेमी रिमोट कह सकते हैं एक आसान भाषा में। अब ना ये गाड़ी रोक के तो प्रेम कहता है कि थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कोई और कैंपिंग तो नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पर हम कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं। और फिर पहली कैंपिंग है तो फिर तुम्हें मैं सारा एक्सप्लोर कराऊंगा कि रात के समय में कैंपिंग कैसे करते हैं और खाना वगैरह का जो भी सारा होता है। लेकिन अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक से इनकी गाड़ी पर ना ऐसा लगता है किसी ने हिट किया है, जैसे किसी डंडे से वार किया है। ये एकदम से डर जाते हैं। जैसे ही ये साइड मिरर में देखते हैं तो एक आदमी खड़ा हुआ था। वैसे देखने में वो पुलिस की वेशभूषा में लग रहा था। ये जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक पुलिस का कांस्टेबल टाइप खड़ा हुआ था और कह रहा था कि अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर कैंपिंग के बारे में देख रहे थे कि कैंपिंग करेंगे। तो वो बड़े बड़े गौर से देखता है कि जो लड़की या चूड़ा वगैरह जब देखता है तो उसको हो जाता है कि भाई ये कपल है, मैरिड है दोनों। और ये कहता है कि देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर तो कैंपिंग नहीं करनी, यहाँ को छोड़कर किसी भी जगह पे कैंपिंग नहीं करनी। ये इलाका सेफ नहीं है। यहाँ पे पिछले कुछ समय में कोई जानवर वगैरह ने इंसानों पर हमला किया और यहाँ से खिसकते बनो। अगर मुझे अब दोबारा यहाँ पर नजर आ गए तो फिर मैं गिरफ्तार कर लूंगा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी आगे उड़ा के ले जाएगी जंगल में कैंपिंग करना, जेल में कैंपिंग करना फिर। अब ये उस समय तो बहसते नहीं है कि भाई क्या पुलिस से बहसना। अब प्रेम गाड़ी में बैठता है, सुनिधि का मुंह लटक जाता है कि भाई कैंपिंग करने आए थे, अब बताओ क्या करेंगे। प्रेम कहता है कोई बात नहीं। अब ये गाड़ी आगे की तरफ चलाने लग पड़ते हैं। ये जो इलाका था, ये इलाका प्रेम का फेमिलियर इलाका था। यहाँ पर प्रेम, जैसे मैंने कहा कि पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन अब ये जिस इलाके की तरफ जा रहे थे वो इलाका एक तो ऊंचाई पर था, दूसरी ओर वो इलाका प्रेम का इतना फेमिलियर भी नहीं था। और प्रेम को ये भी मालूम नहीं था कि शायद वहाँ पर क्या कैंपिंग होती भी है कि नहीं होती। बस ये जैसे होता है कि बस नया नया जोश था भाई, अब वाइफ साथ में है तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। इसलिए अब ये गाड़ी ऊपर की ओर भगाया जा रहा था, जितनी दूर हो सकता था ये उस कांस्टेबल से जाया जा रहा था, ताकि वो कांस्टेबल की पकड़ से दूर रहे और आगे जाके कैंपिंग करें। ये अपने मंसूबे सुनिधि को बता चुका था। कुछ समय बाद यानी कुछ किलोमीटर बाद ये एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पर इनको काफी ऊंचाई पर एक टीला नजर आ रहा था और टीले के बिल्कुल आगे थोड़ी सी ढलान नजर आ रही थी, जहाँ पर कि अगर कैंपिंग करेंगे तो किसी की नजर में भी नहीं आएंगे। अब ये गाड़ी थोड़ी सी अंदर की ओर यानी जंगल की ओर गाड़ी घुमा लेता है और एक टीले के साइड पर आकर गाड़ी खड़ी कर देता है, जहाँ पर गाड़ी यानी सड़क से आसानी से गाड़ी नजर ना आए। अब ये देखता है कि जो ये लोकेशन थी ना बहुत परफेक्ट थी जंगल के कुछ अंदर, यानी कि तकरीबन 500-600 मीटर अंदर जाके थी। अब सड़क का तो दिखना बिल्कुल तकरीबन था कि वो दिखेगे नहीं, क्योंकि वो टीले की तरफ आ चुके थे। अब ये देखता है कि इतनी परफेक्ट जगह है, ये जगह हमें पहले क्यों नहीं मिली। एक तो ये सड़क से पहले एक टीला था जिसकी वजह से सड़क की बिल्कुल विजिबिलिटी खत्म हो गई थी, और जहां पर कैंपिंग थी वहां पर थोड़ी सी स्पार्ट जगह थी जहां पर कैंपिंग हो सकती थी। उसके बाद फिर बिल्कुल एकदम नीचे ढला, और नीचे दूर से किसी पानी के कोई स्तोत्र के बहने की आवाज आ रही थी। हो सकता है कोई नाला हो, कोई नदी हो। वहां पर पेड़ थे बड़े बड़े जो बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। रात हो चुकी थी, थोड़ी सी ठंड भी पड़ रही थी, तो यहाँ पर बॉनफायर बहुत अच्छी होने वाली थी, या कैंप फायर भी कह सकते हैं। ये मौसम काफी अच्छा लग रहा था सुनिधि को और सुनिधि बहुत खुश थी। अब जो प्रेम है वो कहता है कि देखो मैं कैंपिंग की तैयारी करता हूँ, कैंप लगाता हूँ मैं, और ऐसा करते हैं जल्दी से फिर उसके बाद आग जलाते हैं, और तब तक तुमने आसपास थोड़ा बहुत घूमना है तो देख लो। अब सुनिधि तो बस ये चीज़ का इंतजार कर रही थी। टॉर्च पकड़ती है और अंधेरे में इधर उधर वो घूमना शुरू कर देती है, और उसको बताया भी जाता है प्रेम की ओर से कि कोई भी अगर आवाज़, हल्की फुल्की आवाज़ भी आए तो जल्दी से भागकर मेरे पास चली आना। अब सुनिधि इधर उधर स्क्रॉल कर रही थी, लकड़ियां भी इकट्ठी कर रही थी। अचानक से उसको दूर से आवाज आती है, तो मैं कहा था ना चले जाओ, तुम नहीं गए। अब जैसे ही सुनिधि ये आवाज सुनती है तो वो भागी भागी प्रेम के पास आती है और उसको ये बात बताती है। प्रेम बड़े गौर से सुनने की कोशिश करता है और हंस के कहता है अरे कोई छलावा होगा। तो जैसे ही ये बात सुनती है सुनिधि, कहती ये क्या होता है। सुनिधि को लिटरली इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था।
प्रेम कहता है, छलावे का नहीं पता तुम्हें, बेवकूफ बना रही हो ना। सुनीति कहती है, नहीं नहीं सच कह रही हूँ, क्या होता है। फिर उसको बताता है प्रेम की कई बार ऐसे जंगल में छलावे होते हैं जो रूप धर के आते हैं किसी और का और भ्रम में फंसाते हैं, लेकिन चिंता न करो, तुम्हें ये वहम हुआ होगा। सुनीति कहती है, नहीं ये वहम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैंने आवाज बड़े ही क्लियरली सुनी है, कैसे कह सकती हूँ कि वो भ्रम होगा। खैर, अब जब ये बात सुनता है तो प्रेम कहता है कि देखो, जंगल में कई ऐसी चीजें होती हैं, जंगल जितने देखने में सुंदर, जितने शांत होते हैं, उतने ही खतरनाक और उतने ही गहरे राज इनके अंदर छुपे होते हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि ऐसे ही जंगलों में, अब ये नहीं पता कि वो उत्तराखंड के जंगल हैं, इसी इलाके के जंगल भी हो सकते हैं, हिमाचल के भी हो सकते हैं, ये नहीं पता, लेकिन जंगलों का एक किस्सा मैंने सुना हुआ है। सुनिधि बड़े गौर से सुन रही थी। वो कहता है कि एक सुना है कि कई बार जो जंगल के काफी अंदर तक जाता है, उसको एक घर दिखाई देता है, एक वीरान, एक उजड़ा हुआ घर। कहते हैं उस घर में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। जैसे ही चुड़ैल का नाम सुनती है सुनिधि, मानो उसकी रूह तक कांप जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा सुनिधि हॉरर की फैन नहीं थी, सुना नहीं था, लेकिन चुड़ैल जैसे शब्द सुनकर इस जंगल में किसी का भी डरना तो लाजमी था। अब वो बताना शुरू करता है कि कहते हैं कि गलती से भी उस चुड़ैल के घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस चुड़ैल के घर में गए तो वो चुड़ैल अपना शिकार बना लेती है। आज तक ना जाने कितने ही लोग जो जंगल के बिल्कुल भीतर तक गए हैं रात के समय में अकेले, वो कभी वापस नहीं आए। कहने को तो लोग कहते हैं कि वो शिकार हो जाते हैं जानवरों का, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए उनका, बिल्कुल डिसअपेयर, बिल्कुल खो से जाते हैं, जैसे मानो उनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। अब जब ये बात सुनती है सुनिधि, वो डर जाती है और वो कहती है कि क्या 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 ये सच है या फिर सिर्फ एक कहानी है। प्रेम कहता है कि ये तो सिर्फ तुम्हारे मानने पर है, क्या कोई बचने का रास्ता नहीं है। कहते हैं कि एक आदमी आज से कुछ 75 बरस पहले बचकर आया था। वो कैसे? उसने आग लगा दी थी उस झोंपड़ी को। जैसे ही उसने उस झोंपड़ी को आग लगाई, जो दरवाजे बंद थे वो खुल जाते हैं और बाहर आ जाता है वो आदमी। तो ऐसे तो फिर वो झोंपड़ी जलकर राख होगी होगी, सुनीति कहती है। लेकिन प्रेम कहता है कि नहीं, वो झोंपड़ी, वो घर है ही प्रेतों का। शिकार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से वो अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है, ताकि कोई भूला भटका उसके घर के पास आए और फिर से वो बूढ़ी औरत उसका शिकार करे। जब ये बात सुनती है सुनिधि, कुछ समय के लिए तो डर जाती है, लेकिन बाद में वो हंसने लग पड़ती है कि आप भी ना बस जंगल देखकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। प्रेम कहता है कि शायद मेरी कोशिश थी, लेकिन जो मैंने बातें की हैं मैंने भी सुनी है और मैं मजाक नहीं कर रहा इसमें, इसलिए ध्यान रखना। और ये जो अगर आवाजें आ भी रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस समय जंगल पर एक पर्सन पर विश्वास करना है, और वो हूं मैं। इसके अलावा कुछ भी नजर आता है, कुछ भी सुनाई देता है, किसी पर भी कोई विश्वास नहीं करना। लेकिन फिलहाल सुनिधि को एक और बड़ी समस्या हो रही थी, जो उससे भी बड़ी समस्या का कारण बनने वाली थी। वो थी भूख। ये जल्दी जल्दी में कुछ पैकेज्ड फूड लेकर नहीं आए थे सिर्फ इसी चीज में कि हम बनाकर खाएंगे, तो इनके पास सारा रॉ मटेरियल था, सब्जी थी, बाकी सामान था। अब सुनिधि प्रेम से बात करती नहीं इसके बारे में कि उसको भूख लग रही है, इसलिए वो चाहती थी कि जल्दी से प्रेम कैंपिंग बनाए और उसके बाद फिर जब आग जलाएंगे तो चाय वगैरह पियेंगे, देन उसके बाद जो भी खाना है पकाकर खाएंगे। सुनिधि फिर से टॉर्च पकड़ती है और जंगल की तरफ घूमना शुरू करती है। वो पेड़ देखती जा रही थी, एक पेड़ पर उसे एक फलादार कोई पेड़ दिखाई देता है। फल क्या था उसको पता नहीं था, हालांकि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। ना जानते हुए भी वो देखती है कि उसी पेड़ के नीचे एक फल पड़ा हुआ। ये फल को पकड़ती है। फल देखने में रसीला लग रहा था। अब ये बोतल अपनी पकड़ती है, उसको अच्छे से धोती है और बिल्कुल पेड़ के पास टाक लगाकर बैठ जाती है और वो फल को खाना शुरू कर देती है, बगैर ये जाने कि वो फल है किस चीज का।
अब सुनिधि, ये जो भी आगे का वर्जन होगा ये सुनिधि का वर्जन होगा। सुनिधि उस फल को खाती है। अब वो बैठी हुई थी, कुछ सेकंड्स बाद उसको ये महसूस होता है कि उससे उठा नहीं जा रहा। वो उठने की कोशिश कर रही है, मानो उसके जैसे शरीर को लकवा मार गया है। ये जो लोकेशन थी ये थोड़ी सी और ढलान पर थी और उसके बिल्कुल पीछे मानो जैसे खाई थी। अब वो कोशिश कर रही थी प्रेम को बुलाने की, लेकिन ना ही उसे प्रेम दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो उठकर प्रेम के पास जा सके। कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है और वो शायद लड़खड़ाती हुई गिर जाती है। अब जब उसको होश आती है तो वो पाती है अपने आसपास काफी ऊंचे ऊंचे पेड़, वो काफी गहराई में थी जंगल के, और आसपास उसको सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। घने घने पेड़ जो बेरली नजर आ रहे थे, पानी की आवाज जो इस बात का इशारा कर रही थी कि शायद सुनिधि नींद में गई या बेहोश हुई उस फल को खाकर, और वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। गनीमत थी जब वो सुनिधि अपने आप को देखती है तो उसको हल्की फुल्की चोट आई थी, सर बिल्कुल अच्छे तरीके से बचा हुआ था। गनीमत थी, थोड़ी सी पाँव में चोट लगी थी, चलने में तकलीफ हो रही थी, कुछ घुटने पे चोट लगी थी, कुछ एड़ियों पे चोट लगी थी, और बस यहाँ तक था, कोई बहुत मेजर नहीं उसको महसूस हो रहा था फिलहाल के लिए। अब जब सुनिधि देखती है तो पहले रोने लग पड़ती है, क्योंकि अब वो इस समय जंगल में अकेली थी और उसका पति दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक उसके पति की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। अब सुनिधि जंगल में जाती तो कहाँ जाती, उसके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि वो इसी जगह पर बैठी रहे, इंतजार करे सुबह होने का और कोई उसको रेस्क्यू करेगा। दूसरा रास्ता कि वो जंगल के आगे की तरफ जाए, शायद कोई उसे ऊपर की तरफ से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वही जगह पर पहुंच जाए जहां से वो गिरी थी, लेकिन वो जगह बहुत ऊंची थी, शायद सुनिधि वहां तक ना चढ़ पाती। और उसको ये डर साफ तौर पर लग रहा था कि बहते हुए पानी में कोई ना कोई जानवर पानी पीने आया, और अगर वो जानवर आदमखोर हुआ तो आज सुनिधि का शिकार होना निश्चित है। कुछ समय तक तो सुनिधि वहीं बैठी रही, लेकिन अब उससे कुछ आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। वो आवाजें जंगल की तरफ से आ रही थी, दूर से, जैसे मानो कोई आदमखोर जानवर उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। पहले ये आवाजें काफी हल्की हल्की थी, लेकिन कुछ समय बाद आवाजें बढ़ने लग पड़ी थी, जो इस बात का इशारा थी कि कोई खूंखार जानवरों का झुंड इस नदी की तरफ बढ़ता आ रहा है, और अगर उन्हें सुनिधि नजर आ गई तो वो उसकी बोटी बोटी खा डालेंगे। इसलिए सुनिधि डरते हुए अब उस जगह से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। वो कोशिश करती है चढ़ाई को चढ़ने की, लेकिन उसकी जो टांग पर चोट थी उसको ये चढ़ाई चढ़ने से रोक रही थी। इसलिए अब वो जंगल के और गहरे हिस्से में जाने लग पड़ी थी, जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ना उसके पास कोई टॉर्च थी, कोई रोशनी का साधन नहीं था। बस अंधेरे में अगर गलत जगह पे बैठ गया तो शायद वो उस नाले के बहाव में भी बह सकती थी, या फिर किसी बड़े से पत्थर के साथ उसकी टक्कर होती तो खेल खत्म हो जाता। खैर, वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी। अब उसे एक चीज दिखाई देती है जिसको लेकर सुनिधि काफी ज्यादा असमंजस में थी, और वो था वही घर। सुनिधि को वो टूटा हुआ झोंपड़ी नुमा घर नजर आ चुका था। उस घर से हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी, मानो उस घर में कोई रहता है। लेकिन सुनिधि ने कुछ समय पहले जो सुना था उसके मुताबिक कोई रहता नहीं है, और कोई रहती है, और वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल। अगर गलती से वो उस घर में चली गई तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए वो उस घर को इग्नोर करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तकरीबन आधा पौना घंटा वो आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, और उसके बाद फिर से उसको हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। सुनिधि खुश हो जाती है कि शायद कोई होगा, कोई घर, कोई कुछ, कुछ भी, कोई बस्ती, कोई कोई रिहाइश होगी, और ये अब दुगनी स्पीड से उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की आड़ से वो रोशनी नजर आना शुरू होती है पूरी तरीके से, सुनिधि हक्की बक्की रह जाती है।
क्योंकि वो रोशनी किसी और घर की नहीं बल्कि उसी घर की रोशनी थी। अब सुनिधि पजल हो जाती है। किस बात को लेकर? कि अभी तकरीबन कुछ आधा पौना घंटे पहले वो इसी घर को देखकर निकली थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम वही घर उसको दोबारा नजर आ गया हो? क्या ये किसी जगह से घूम कर वापिस आई है? हो सकता है। उसको कौन सा रास्ते का पता था? अंधेरे में शायद वो एक ही जगह पर घूम कर दोबारा वापिस आ गई हो। ऐसे कई सवाल उसके मन में थे। इसी वजह से अब सुनिधि डिसाइड करती है कि कम से कम वो उस घर के पास जाकर देखेगी, दरवाजा खड़खड़ाएगी, और अगर उसे कोई औरत नजर आई चाहे किसी भी हालत में, वो उल्टे पांव भागेगी और उसके बाद फिर जैसे मर्जी करके जहां पर भी छुपे, लेकिन जंगल के इस हिस्से में यानी इस मकान के पास तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब सुनिधि कुछ मिनटों बाद उस घर के बाहर होती है। वो घर देखने में काफी पुराना लग रहा था। उसके दरवाजा ऐसे लग रहा था कि हाथ लगाने से ही चरमरा कर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। उस दरवाजे पर एक लोहे लोहे की सर्कल सी कुंडी लगी थी जिसको वो खड़खड़ाती है, और कुछ समय बाद ऐसा महसूस होता है कि कोई अंदर से चलता हुआ दरवाजे के पास आ रहा है। सुनिधि का तो मानो दिल बैठा जा रहा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं कि ये बुढ़िया, ये चुड़ैल सच में सामने आई तो हो सकता है कि मुझे भागने का भी मौका न मिले। क्या करूं? अभी से भाग जाऊं? लेकिन इससे पहले कि वो दबे पांव दोबारा वापस पलटती, एक पीछे से आवाज आती है, आया, आया, अभी आया। यानी कि ये कोई औरत नहीं थी, ये कोई मर्द था। आवाज किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी। इसलिए सुनिधि की जान में जान आती है कि शायद ये वो वाला घर है ही नहीं जिसके बारे में प्रेम ने बात की थी। और क्या क्या सच में वो घर है? मैं तो बस इन्हीं बातों को अपने मन में लेकर बैठी हूँ। हो सकता है ये घर आम किसी इंसान का घर हो। क्यों मैं प्रेम की बातों को ये मन पर लगा कर बैठी हूँ कि ये निश्चित तौर पर ही उस चुड़ैल का घर होगा। इसलिए ये सोचते हुए सुनिधि अब इंतजार करती है, और कुछ ही मिनटों में एक बड़ा ही बुजुर्ग सा आदमी उसके सामने खड़ा था। देखने में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सलामत, कुछ भी बिगड़ा नहीं था। आंखें भी बिगड़ी नहीं थी, अजीब सी नहीं थी, चेहरा भी ठीक था। एक भद्र पुरुष नजर आ रहा था। सुनिधि देखकर राहत महसूस करती है और कहती है कि अंकल, अंकल, मैं जंगल में खो गई हूँ, तो अभी इतने देर में मुझे डर लग रहा है। कहीं कहीं जानवर भी कहीं मेरा शिकार ना कर दें, तो आपसे गुजारिश है कि मैं सुबह तक यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो अंकल कहते हैं, हाँ बेटी, रुक सकती हो, आओ अंदर आओ घर। अब एक बार उसको फिर से प्रेम की बात तो याद आती है कि एक बार जो उस घर के अंदर आया है, आज तक कभी बाहर नहीं आ सका सिवाय एक को छोड़कर। वो भी आज से कुछ 75 बरस पहले की बात है। क्या मैं इस घर के अंदर हूँ? नहीं नहीं। क्या सच में वो घर है भी कि नहीं? क्यों मैं प्रेम की बातों पर अपने दिमाग पर लेकर बैठी हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही सोचकर वो चल पड़ती है। अब वो घर के अंदर आ चुकी थी। घर देखने में बेहद पुराना था। रोशनी का एकमात्र सहारा था जो पहले लालटेन उस बाबा ने पकड़ी हुई थी। उसी लालटेन को वो अब एक दीवार पर सटाकर रख देते हैं, लटका देते हैं। वो जो झोंपड़ी थी उसके कुछ 2 कमरे थे। नीचे की तरफ एक पतली सी सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, और शायद ऊपर एक कमरा था। बस कुल मिलाकर यही झोंपड़ी थी। अब सुनिधि को शुरू में तो डर लग रहा था, लेकिन जैसे वो देखती है कि वो बुजुर्ग इंसान आराम से बैठकर पूछने लगे हैं तो कैसे क्या हुआ, तो सुनिधि उनको सारी बातें बताना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सारी जब बात खत्म होती है तो वो बुजुर्ग इंसान हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटी, सुबह तक इंतजार कर लेना, अगर सुबह हुई तो। जब ये बात कहते हैं तो इसको बात काफी अजीब लगती है कि अगर सुबह हुई तो, समझी नहीं। तो वो बाबा हंसते कहते हैं, दरअसल हम जंगल के बहुत गहरे हिस्से में है ना, तो कई बार अगर बादल आ जाएं घने घने पेड़ों की वजह से रोशनी दिखाई ही नहीं देती। दिन के समय में भी ऐसा महसूस होता है कि रात हुई है। अब ये सुनकर सुनिधि हंसने लग पड़ती है, कहती, नहीं कोई बात नहीं बाबा, सुबह होते ही मैं फिर निकल जाऊंगी। अब मुझे कोई रास्ता तो बता सकते हो ना, आप भी तो कोई सामान वगैरह लेने जाते होंगे शहर की तरफ, गांव की तरफ, तो कृपया मुझे बता दीजिए। ये बात सुनिधि कर तो देती है। हालांकि
उस बुजुर्ग इंसान का कोई जवाब आता नहीं, लेकिन सुनिधि सोचने के लिए मजबूर तो हो जाती है कि ये गुजारा कैसे करते होंगे। इतना बुजुर्ग इंसान इस जंगल के इतने घने इलाके में है, कैसे कैसे वो जाता होगा बाहर, सामान लेकर आता होगा। लेकिन फिर वो आसपास देखते हैं कि कोई भी आसपास मॉडर्न चीज नजर नहीं आ रही थी, जैसे कोई बिस्किट का पैकेट, मैगी वगैरह का पैकेट, कोई ऐसा बर्तन। बर्तन भी जो थे मिट्टी के बर्तन थे, चूल्हा था। शायद जंगल से ही ये अपना आहार लेते होंगे। अब ये देखती है पानी, और मुंह से निकलता है कि अंकल पानी है। तो वो घड़े की तरफ इशारा करते हैं। ये घड़े में देखती हैं, पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा संशय में आ जाती है कि पहले ही उन्होंने जंगल में गलती से एक फल खाया और उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर ये पानी में कुछ हुआ तो, इससे पहले ये कुछ कह पाती, वो बूढ़ा इंसान इनको खुद ही कह देता है कि बेटी ये स्तोत्र का पानी है, साफ सुथरा बिल्कुल, और ये जो फल है उसे खाकर तुम बेहोश हो गई थी, इसे नहीं होगी। अब सुनिधि को ये बात काफी अटपटी लगती है, क्योंकि इस सारे मामले में सुनिधि ने बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन नहीं किया था कि उसने एक फल खाया और फल खाकर वो बेहोश होगी। उसने कहा था कि बस वो टेक लगाकर पेड़ के पास बैठी थी, किनारे बैठी थी, और वो गिर पड़ी, और जब उसको होश आई तो उसने उसको अपने आप को जंगल में पाया। इस इंसान को कैसे पता, इस बुजुर्ग को कैसे पता कि मैं एक फल खा चुकी थी और उसी फल का असर था। अब बात इनको खटकती है। फिर ये सोचने लग पड़ती है कि शायद इन्होंने एस्टिमेट लगाया होगा कि कुछ ना कुछ तो खा ही लिया होगा गलती से जंगल की चीज को। इसलिए फिर ये ज्यादा बात ना करने की ठानती है। ये सोचती हैं किसी तरीके से दिन चढ़े और मैं यहाँ से निकलूं। हाँ, इससे पहले ये इनको कहती कि ये सोना चाहती हैं, रेस्ट करना चाहती हैं। ये पूछती हैं कि बाबा एक मुझे बात बताओ। वो पूछते हैं बोलो। मैंने सुना है कि इस जंगल में घर है जो कहा जाता है कि किसी बूढ़ी चुड़ैल का घर है, क्या ये सच है? वो अंकल हंस के कहते हैं, बूढ़ा हंस के कहता है कि तुम्हें और क्या क्या पता है इसके बारे में? तो कहते हैं नहीं, ज़्यादा नहीं पता मुझे, ये सिर्फ इतना पता है कि जो भी उस घर में जाता है वो बच के नहीं आता, और एक ही इंसान जो था वो बच कर आया था, और इसके अलावा आज तक कभी भी नहीं पता लगा। और उसी ने बताया था कि एक रहस्यमयी, एक डरावना भूतिया घर है और उसकी एक चुड़ैल है। वो जवाब आदमी कहता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। वहां पर बूढ़ी चुड़ैल नहीं रहती, सिर्फ एक और रहता है। जब ये बात सुनते हैं सुनिधि, उनको काफी अटपटी लगती है बात की, एक और रहता मतलब। फिर वो बताते हैं कि बेटा आज से कई साल पहले की बात है। कई साल मतलब कि कुछ 150-200 साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक घर हुआ करता था। उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। उनका बच्चा घर से कमाने के लिए निकला था, लेकिन कभी वापस आया ही नहीं। उसका इंतजार तो रहता था, लेकिन वो खुश थे बहुत। लेकिन एक बार उस घर में आग लग गई, वो दोनों जल के मर गए। लेकिन ये आग एक हादसा नहीं थी, ये एक साजिश थी। जब वो मरे, उनकी आत्माओं को ये पता लगा कि ये काम किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे ने ही किया है। उसका क्या कारण था नहीं पता लग सका। जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, शहर भेजा काम करने के लिए, उस बेटे ने उन दोनों को जलाकर मार डाला। इसलिए कहा जाता है कि उनके घर में कोई भी आता है, खास तौर पर जवान लड़की या लड़का, उनको नहीं बख्शते। कहीं वो अपने माँ बाप के साथ कुछ ऐसा सलूक ना करें, इसलिए वो दोनों मिलकर उनके साथ ये सलूक करते हैं। जब ये बात सुनिधि सुनती है तो एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि प्रेम तो शायद सुनी सुनाई बातें कह रहा था, लेकिन ये जो पर्सन थे ये इसी जंगल से ताल्लुक रखते थे, और ये शायद इनको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। अब सुनिधि सोचती है कि कुछ ज्यादा बात ना ही की जाए, और फिर वो
सोने की कहती है कि मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ, कुछ मुझे जगह बताइए। तो वो इशारा करते हैं, जो पतली सी बड़ी छोटी सी सीढ़ियाँ थी, लक्कड़ की बनी थी, वहां पर जाकर लेट सकती है। अब सुनिधि लेटती है, कुछ समय के लिए उसके मन में एक विचार तो आता है कि कहीं ये वही घर तो नहीं, क्योंकि मैंने आज तक सुना था, यानी प्रेम से सुना था, कि एक सिर्फ बूढ़ी औरत है, लेकिन ये बाबा कह रहे हैं कि एक आदमी भी था। अब ये कहीं वो तो नहीं, लेकिन बूढ़ी औरत तो मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं 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 नहीं, ये मेरा वहम होगा। हो सकता है इन्होंने भी सुनी सुनी बातें जो सुनी है लोगों से वही मुझे कहती हैं। अब सुनिधि को दर्द भी हो रहा था, जो उसको घाव हुए थे इसकी वजह से नींद तो उसको नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी थकावट की वजह से आंखें जरूर बंद हो रही थी। कुछ समय बाद उसको अपने जिस्म पर कुछ फिरता हुआ महसूस होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है एक बड़ी ही बूढ़ी सी औरत, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन बेहद ही डरावना चेहरा, और उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून उसके जिस्म के साथ खेल रहे हैं। सुनिधि की तो चीख तक नहीं निकलती, वो एकदम सदमे में पहुंच जाती है, क्योंकि शायद जिस घर और जिस बूढ़ी चुड़ैल की बात हो रही थी वो यही थी। जब वो हंसती है तो उसके बड़े बड़े दांत उसको साफ तौर पर दिखाई देते हैं, और वो कहती है, आंटी नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं हूँ वो, प्लीज मुझे बख्श दो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आपके बच्चे ने बिगाड़ा था। जैसे ही वो नीचे की तरफ ध्यान देती है तो वो बूढ़ा आदमी वैसे ही बैठा उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन अब उसकी चेहरा भी बिल्कुल बदल चुका था, एक बिल्कुल प्रेत के जैसा उसका चेहरा बना हुआ था। और वो कह रहा था कि कभी ना कभी तू भी अपने माँ बाप को तो मारेगी, इससे पहले तू ऐसा करे, हम तुझे इस घर से निकलने नहीं देंगे। सुनिधि अब फंस चुकी थी, वो अब उसी घर का शिकार होने वाली थी जिसके बारे में महज कुछ समय पहले ही उसने अपने पति से सुना था। क्या यह सच में सपना था, हकीकत थी, सच्चाई थी, बिल्कुल नहीं पता था सुनिधि को। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका दिमाग तेज होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, वो इतनी जल्दी नहीं मरता, वो अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ ही लेता है। अब चलते हैं 75 बरस पीछे। एक शख्स उस माया जाल से बचकर आया था। सुनिधि को पता था, प्रेम ने बताया था। और वो कैसे, उसने घर में आग लगा दी थी। जैसे ही दरवाजे सारे बंद थे, आग लगाते ही वो खुले, खुद ब खुद खुले। सुनिधि का ध्यान जाता है उस लालटेन पर जिसमें आग जल रही थी। आसपास वो जो मंजर है उसको देखती है। आसपास पराली पड़ी हुई थी, भूसा पड़ा हुआ था। आग बहुत जल्दी लगना लाजमी था। शायद आग लगते ही जो ये माया जाल है टूटने लग पड़ता। सुनिधि अब उस बिस्तर से उठती है, सीढ़ियों से नीचे जाती है, हाथ जोड़ती हुई कि नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे बख्श दो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी अपने माँ बाप के साथ। धीरे धीरे वो लालटेन के पास जाती है और लालटेन पकड़कर नीचे फेंकती है। जैसे ही नीचे फेंकती है, आग लगनी शुरू हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी और औरत चिल्लाने लग पड़ते हैं ऊंची ऊंची। सुनिधि गौर करती है कि दरवाजा खुला, खुद ब खुद खुला। ये सच था, बिल्कुल सच था, उतना ही सच था जैसे वो बूढ़ी प्रेतनी और बूढ़ा आदमी। ये जल्दी से बाहर निकलती है और वो पाती है कि ये दोनों जाने उस झोंपड़ी से बाहर नहीं निकल रहे। अब उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो झोंपड़ी जलकर राख हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो चीखें भी खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब इस उजाड़ जंगल में, बियाबान में सुनिधि फिर से अकेली थी। लेकिन अब उसको हिम्मत आ चुकी थी। जो उसका सबसे बड़ा डर था वो अब खत्म हो चुका था। उस घर का उसने सामना भी किया, उसमें रही भी, और उन प्रेतों का सामना भी किया। लेकिन उसको दुख था कि शायद उन प्रेतों की कोई गलती नहीं थी, उनके बच्चे की गलती थी, और उसकी सजा आज तक ये भुगत रहे हैं। सुनिधि अब इंतजार करती है सुबह होने का। सुबह होती है तो अब उसको आवाज सुनाई देती है, प्रेम की आवाज।
प्रेम चिल्लाया जा रहा था। वो देखती है कि ऊपर से कुछ लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं और जैसे ही ये हाथ हिलाती है, प्रेम की देखकर इसको जान में जान आती है और सुनिधि की भी। जल्दी से कुछ समय तक बाद प्रेम और बाकी लोग आते हैं, इसको रेस्क्यू किया जाता है। प्रेम उसको कस के गले लगा लेता है, प्यार से थप्पड़ मारता है कि हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, कहाँ गई थी तुम। वो कहती है कि मैं तो पता नहीं जंगल के कितनी गहराई तक आ चुकी थी। तो प्रेम उसको फिर से प्यार से थप्पड़ मारता है, पागल, जंगल की गहराई में? अरे ये हमारा कुछ ही दूर ऊपर तो कैंपिंग बनी हुई है हमारी, हम आसपास ही तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ चली जाती तुम ज्यादा से ज्यादा। जब ये सुनिधि बात सुनती है तो वो दंग की दंग रह जाती है। वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जंगल में काफी आगे तक चली। लेकिन वो संभलती है, वो सोचती है कि अभी इतने लोगों के सामने कुछ कहना ठीक नहीं है, इसलिए वो शांत रहना ठीक रहती है। और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मेडिकल जांच में हल्की फुल्की चोट तो आती है उसको, लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज नहीं थे, इसलिए डॉक्टर्स भी उसको एक आधा दिन एडमिट करके डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद इनको थाने लेकर जाया जाता है। थाने में ये माफीनामा देते हैं कि भाई हमें कैंपिंग के लिए रोका गया था, हमने की अ, गनीमत थी कि इनको सजा नहीं हुई किसी तरीके की, हवालात में नहीं जाना पड़ा। और उसके बाद ये घर आते हैं। अब जब ये घर आते हैं तो उसके बाद फिर सुनिधि सारे का सारा मंजर बताती है। प्रेम उसको कहता है कि ये हो नहीं सकता, ये जो मैंने घर वाली बातें सुनी है ये मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, मैं भी इन पर यकीन नहीं करता। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या तुमने जो वो फल की बात कह रही हो, जो वो तुमने फल खाया था, कहीं उसका असर तो नहीं है? हम तो तुम्हें उसी इलाके में ढूंढते रहे और तुम सुबह नजर आई। और सुनिधि कहती है कि नहीं, मैं जंगल के काफी अंदर तक गई थी। आज तक इस बात का रहस्य बना है कि क्या उस फल का असर था और सुनिधि ने उस बातों को सुना हुआ था कुछ समय पहले और वही बातें उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर गई। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ उसको वो बूढ़ी नजर आती, वो बूढ़ा इंसान नजर ना आता। और उनका किस्सा क्या था, क्या हुआ था उनके साथ, ये कैसे उसको पता लगा, इसके बारे में तो प्रेम ने बिल्कुल नहीं बताया था। क्या था ये? क्या सच में सुनिधि उस मायाजाल में फंसी थी, उस मनहूस उस खूनी घर के, या फिर उसका महज एक वहम था? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये हो सकता है। इंतजार रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका। सो ये किस्सा यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब जैसा ये किस्सा है जहां पर शायद सुनिधि का वहम हो सकता है, सच भी हो सकता है, लेकिन एक दुखांत तो था। कई बार किसी प्रॉपर्टी में ऐसा दुखांत होता है जो शायद वहां पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है, चाहे उनका दूर दूर तक उस दुकान से कोई भी संबंध ना हो। ऐसा ही होता है इस परिवार के साथ भी। रचना और उसके पति, जब इनकी शादी हुई तब इनके पास कुछ भी नहीं था। ये किराए के मकान में रहते थे। फिर धीरे धीरे रचना के पति सुमित ने तरक्की करनी शुरू की। पहले इनका बेटा हुआ और जब इनकी बेटी हुई तो फिर तो इनकी तरक्की और हो गई, मानो जैसे घर में लक्ष्मी आने लग पड़ी। फिलहाल ये रेंट पर रह तो रहे थे, लेकिन अब ये रिच हो चुके थे। इन्होंने यही सोचा था कि ये एक बहुत बड़ा घर लेंगे और कुछ समय वहां पर रहेंगे। उसके बाद फिर जब ये इनके बच्चे बड़े होंगे तो फिर एक आलीशान घर बनाएंगे। तो जब इनका बड़ा बेटा कुछ 10 साल के आसपास था और छोटी जो बेटी थी वो 4 साल के आसपास थी, तो इन्होंने एक बड़े घर को ढूंढना इन्होंने शुरू कर दिया कि एक ऐसा घर लेते हैं जहां पर हम कुछ 10 साल तक रह सकें और उसके बाद फिर और पैसे जब होंगे तो हम अच्छा सा और एक फ्लैट ले लेंगे या कुछ भी लेंगे। अब है ना ये घर जब ढूंढने जाते थे तो इनके बच्चे भी इनके साथ जाते थे। ढूंढने का मतलब कोई भी जब रेफरेंस देता था प्रॉपर्टी लिंकर, और जो भी था इनको पसंद आता। कई बार लोकेलिटी पसंद नहीं आती, कई बार बजट के हिसाब से इनको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, कई बार इनको लगता कि ज़्यादा मरम्मत करानी पड़ेगी। ऐसा सब कुछ होता था। अब
इस परिवार में जैसे ये 4 जाने थे, कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में किसी ने बात तक नहीं की थी। ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी के साथ हुई थी। लेकिन आज रात को एक ऐसा होता है पैरानॉर्मल इशू जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। रात के समय में जब खाना वगैरह खाने के बाद ये कुछ समय घर के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखते हैं, कल प्रॉपर्टी लिंकर कह रहा है कि मैं घर के बारे में एक बताऊंगा। 2-3 घर हैं, उसमें से एक घर है और वो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मतलब प्रॉपर्टी लिंकर कह रहा है शायद आपको पसंद आ जाए और वाजिब दाम में भी वो मिल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन रात के समय में घर में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी तो इनकी बेटी की, लेकिन बेहद ही खतरनाक, बेहद ही खौफनाक। मानो जैसे उसके अंदर बेटी के अलावा कोई और भी है। अब जब ये आवाज सुनते हैं तो जल्दी से तीनों जने जागते हैं, यानी कि उसका भाई रचना और उसके पति सुमित। ये देखते हैं कि इनकी बेटी आंखें तो बंद की हुई हैं, लेकिन अजीब सी भाषा में पहले बोलते बोलते चक से कहती है, वो घर मत देखना, कल वाला जो घर मत है उसको मत खरीदना, उसको मत खरीदना। ये हैरान रह जाते हैं कि इसको कैसे पता कि हम कल कोई और घर देखने जा रहे हैं। आपस में तो डिस्कशन पति पत्नी की होती थी, अब इतने छोटे बच्चे को थोड़ा बताएंगे। और वो बार बार एक चीज कह रही थी, वो किसान वाला घर मत खरीदना, वो किसान वाला घर मत खरीदना। ये सोचते हैं किसान वाला घर, कल वाला घर। खैर ये उसको उठाते हैं। रात के समय महसूस होता है कि बुखार ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसको बुखार है, तो दवाई वगैरह देते हैं और इसको बाद में रेस्ट वगैरह करने लग पड़ती है। अब अगले दिन क्या होता है कि ये जब जाते हैं तो इस बार अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते, क्योंकि बेटी को बुखार हुआ हुआ था और ये सोचते हैं कि हम खुद देख के आएंगे। अब जो वो प्रॉपर्टी लिंक करा ना, इनको 3 घर दिखाता है। तीनों घरों में से ये पता नहीं क्यों सब कॉन्शियसली पूछ लेते हैं कि इसमें से किसी किसान का घर भी रहा है। वो कहते हैं नहीं, किसान का घर तो नहीं, लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। दिमाग में कहीं ना कहीं था किसान का घर, किसान का घर। बेटी को कैसे पता, शायद एक बुरा सपना होगा, यही सोचा होगा। और एक घर जो है जो मतलब बना हुआ था, वहां पर कोई रह नहीं रहा था और पता लगा था कि कोई एनआरआई फैमिली है और कुछ समय यहाँ पर रही, अब वो फौरन चली गई है। घर बड़े वाजिब दाम में मिल रहा था और बहुत बड़ा घर था। इनको घर पसंद आ जाता है। अब घर में खरीदारी की जो है फॉर्मेलिटीज वगैरह सारी हो जाती हैं और कुछ एक आधे महीने बाद ही वहां पर शिफ्ट कर रहे थे। तब तक इन्होंने अपनी बेटी को घर दिखाया नहीं था। जब घर बिल्कुल गृह प्रवेश वाला जब प्रोग्राम होता है, तो तब जब बेटी और बेटा जाते हैं, बेटा तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन बेटी बस घर को देख के ना डरती रहती है कि पापा किसान वाला घर, किसान वाला घर ही है। इनके सोचते हैं कि पता नहीं इसकी क्या हो गया बेटी को, तो ये थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब ये घर में रहना शुरू करते हैं तो इनको ना कुछ अजीब से तरीके की महसूस तो होना शुरू हो जाता है। जैसे रात के समय में मानो कोई ऊंची सी आवाज लगा रहा है, कुछ ऊंचे सा मतलब गुनगुना रहा है, इस तरीके से। तो पहले तो ये बातें थोड़ी सी हल्की फुल्की रहती हैं, लेकिन उसके बाद रात के समय में बाहर के दरवाजे का बहुत तेज तेज खटखटाना, इस तरीके की छोटी हल्की हल्की जो चीजें हैं ऐसी रहती थी, जो इनको परेशान तो करती थी लेकिन डराती नहीं थी। फिर क्या होता है कि एक बार इनके ना रिलेटिव्स हैं, वो रहने के लिए आते हैं। होता क्या है कि परेशान तो हो चुके थे। ये वो रिश्तेदार थे, स्पेशली इन्होंने इसी रिश्तेदार को क्यों बुलाया था, उसका कारण था। ये वो रिश्तेदार थे, जब इनका बुरा समय था वो तब भी इनके साथ थे। अच्छे समय में तो दूर दूर रहने वाले भी इनके पास आ चुके थे, लेकिन बुरे समय में ये वो रिश्तेदार थे जो बुरे समय में तो इनके साथ रहे। और जैसे जैसे इनका अच्छा समय आता गया, फिर ये दूर होते, दूर मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है अब भैया आप अपना काम कर रहे हो करते रहो, तो इनको ये बहुत मानते थे। अब जब ये भाई मानते थे और कजन थे बेसिकली, लेकिन अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते थे। अब ना इनको सारी बात बता देते हैं कि हमें ना कुछ घर में ऐसा महसूस हो रहा है, बेटिया कुछ ऐसा बोल रही थी। तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन रहने आते हैं, गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी और अब ना आप यहाँ परिवार के साथ रहने आते हैं। जब ये परिवार के साथ रहने आते हैं तो इनकी जो एक्टिविटीज है चीजों की, पैरानॉर्मल चीजों की, और बढ़ चुकी थी। अब क्या हो रहा था, अब इनके घर के बाहर ना कभी बकरे का सर मिल रहा था, कभी इनको टूटा हुआ नारियल सिंदूर लगा मिल रहा था। ये बात श्योर हो चुकी थी कि किसी ना किसी ने काला जादू करने की कोशिश की है, लोग इनकी सफलता से चल रहे हैं।
और ये दोनों भी इस चीज़ में लगे हुए थे कि भाई पक्की बात है कोई ना कोई काला जादू कर रहा है। अब जो इनके रिश्तेदार के कहने या उनके मनाने पर ये किसी तांत्रिक जी से बात करते हैं और तांत्रिक जी को बुलाते हैं। अब जब तांत्रिक वो आते हैं ना, वो सारे घर का मुआयना करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरे डेरे पर आ जाना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये कहते हैं ठीक है। उसके बाद ना फिर ये डेरे पर जाते हैं, और डेरे पर जब जाते हैं तो तांत्रिक कहते हैं कि किसी ने भी काला जादू नहीं किया। ये कहते हैं कि समझे नहीं, मतलब किसी ने काला जादू नहीं किया, हमें तो पूरा काले जादू का केस लग रहा है। कहते नहीं, आपको लग रहा है ना, लेकिन काला जादू किसी ने किया नहीं है, काले जादू का केस है ही नहीं। तो फिर कहते हैं कि ये बकरा वगैरह ये सब कुछ, कहते ये सब कुछ वही कर रहा है। कहते कौन? कहते जो मुझे नजर आया। कहते मतलब? कहते जो मुझे नजर आया उसके तन पर सिर्फ और सिर्फ धोती थी, और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना किसान होता है। अब जब ये बात सुनते हैं तो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। किसान होता है, और किसान मतलब हमारी बेटी भी कह रही किसान की घर में। तो कहते हैं कि थोड़ा सा बताइए। कहते देखो, ये है उसका प्रेत, ये अपनी इस जमीन से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। और मैं तुम्हें इसलिए ये बात यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बात समझ लो, चाहे मैं आ जाऊं, चाहे कोई और आ जाए, कोई भी उसको इस जमीन से अलग नहीं कर पाएगा। दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो मेरी समझ में आ रहा है कि किसान को अपनी जमीन से बड़ा लगाव था और उसकी हत्या की गई है इसी जमीन को लेकर। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं उसकी लाश आज भी इस जमीन के अंदर है। अब जब ये सुनते हैं कि भाई उसकी लाश, तो ये हिल जाते हैं कि भाई हमारे घर के नीचे एक डेड बॉडी दफन है, वो भी सो कॉल्ड इसके मालिक की, जमीन की कभी मालिक रहा होगा। तो कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो किसान है, ये आत्मा 100-150 साल पुरानी है, तो आज का तो इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये किसी को भी यहाँ पर रहने नहीं देगा। अब मेन बात क्या है, मैंने बात वहां पर इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की है, और उसका ये कहना है कि ये परिवार बड़ा अच्छा परिवार है, मैं इसको बड़े इशारे कर रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि ये परिवार बड़े प्यार से यहाँ चले जाए, इनके बच्चे बड़े प्यारे हैं, मैंने इनकी बच्ची को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर मत आना, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो अब मैं तुम्हारे जरिए समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं, घर में नहीं, क्योंकि अगर घर में कुछ इन्होंने बात उल्टी सीधी कर दी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अपनी जमीन को लेकर। जैसे होता है ना, कई बार कहता है कि ये तो हमारी जमीन है, हम क्यों छोड़ेंगे। तो फिर इस तरीके से वो समझदारी की तांत्रिक ने। तो तांत्रिक ने कहा कि भाई कोई भी तांत्रिक यहाँ से उस किसान को नहीं काबू कर पाएगा, तो बेहतर यही है कि इस घर को छोड़ दीजिए, वरना फिर वो छुड़वाएगा अपने तरीके से, और उसका तरीका कुछ अच्छा नहीं होगा, दूसरे शब्दों में बड़ा बुरा होगा, किसी की मौत तक भी हो सकती है। अब जब ये सुनते हैं तो ये डर जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि बात क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, तांत्रिक पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए। खैर, जो इनके रिश्तेदार हैं वो अब इनको सलाह देते हैं कि भाई एक तांत्रिक पर हम निर्भर नहीं रहते, 2-3 तांत्रिकों से बात करते हैं। जितने भी तांत्रिकों से बात की, तकरीबन तकरीबन सबका एक, कईयों ने किसान तो नहीं बोला, कईयों ने कहा कि एक बड़े पुराने से आदमी की आत्मा है, कईयों ने कनेक्ट नहीं किया, कईयों ने कहा कि वो बड़े गुस्से में है। तो इनको महसूस होना शुरू हुआ कि वो गुस्से में है काफी। अब क्या होता है कि फिर ये ना एक तांत्रिक से मिलते हैं, और ये तांत्रिक से मिलकर बात करते हैं कि भाई उनको कहो कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इतने बरस बाद इस घर को छोड़ देंगे, जो हमने पहले ही प्रोग्राम किया था। हाँ, हमने ये कहा था कि हम घर को बेच देंगे और नया घर ले लेंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जब हम इस घर को छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद हम इस घर को किसी को बेचेंगे नहीं, ये घर को हम मंदिर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, ये घर हमेशा जमीन आपकी रहेगी, हम दान में कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब जब तांत्रिक वो थे, वो भी बड़े पहुंचे बाबा थे, वो जब साधना करते हैं, साधना में कहते हैं और कहते हैं कि वो किसान इस बात के लिए मान गया है, और उसने 3-4 शर्तें रखी हैं कि पहली, इस घर में कोई भी मांस मदिरा का उपयोग नहीं होगा, जो कि ये नहीं करते थे। और वो जैसे भाई पुराना किसान, धार्मिक किसान था, तो कुछ उसने रखा कि भाई पूजा वगैरह इतनी, मतलब इस जो है सुबह शाम आरती वाला, मतलब बंदिश वगैरह उसने कुछ की, जिसको ये मान गए। क्योंकि मकान वैसे तो सस्ता था, लेकिन वैसे ऑलरेडी महंगा था मकान, मतलब कहने का मतलब कि करोड़ वाली चीज इनको 80 लाख में मिलेगी, लेकिन 80 लाख भी तो एक मायने रखती है ना, वैसा था। तो फिर ऑन दी स्पॉट तो ये भाई छोड़ भी नहीं सकते थे।
तो फिर इनके मुताबिक कि जो मकान था वो ये तकरीबन उस मकान में 12 बरस रहे, और उसमें ये कभी कभी इनको महसूस होता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो इनके आसपास है, लेकिन कभी इनको कुछ गलत नहीं इंटीमेशन हुई कि भाई वो गलत इनके साथ करना चाहती है, बुरा करना चाहती है। और ये जब भी कई बार होता था कि जब खाना बनाते तो कम से कम एक समय का खाना ये उनको भोग रखते थे उनके सामने कि ये आपका भोग है, और छत पर रखाते थे, और उसके बाद वो खाना गायब होता था। तो कहने का मतलब कि एक प्रेत किसान का तकरीबन इनका घर का मेंबर ही बन गया था। फिर जब इन्होंने घर छोड़ा उसके बाद फिर घर उन्होंने बेचा नहीं जो इन्होंने प्रॉमिस किया। और एक बात उन्होंने और बताई कि जब इस घर में फिर सेट हो चुके थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा फिर हुआ, प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में हुआ, और बहुत बढ़िया इन्होंने मतलब तरक्की की और भी तरक्की की। तो फिर ये घर फिर अब फिलहाल के तौर पर ये कहते हैं कि ये बिल्कुल फुली इन्होंने किसी को दिया नहीं है, मंदिर में भी फुली कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, एक छोटी सी जगह पे जहाँ पर इनका पर्सनल मंदिर था वो रहता है, और ये तकरीबन इनका जो वो इलाका है उस इलाके से तकरीबन 100 या 150 मीटर दूर इन्होंने बहुत आलीशान घर बनाया है। और इस घर में वे मतलब रोज आके आरती विनती सारा करते हैं और इस घर को साफ सुथरा रखते हैं। और ये हमेशा ये नहीं कहते कि हमारा घर है, ये हमेशा ये कहते हैं कि किसान बाबा का घर है। नाम ही पड़ा हुआ इस घर का कि किसान बाबा वाला घर है, और इनका मतलब इन्होंने पर्सनली नाम डाला है। वैसे तो लोगों के कहने अनुसार कि उनका घर है, लेकिन ये कहते हैं किसान बाबा वाला घर। और कहते हैं कि कई बार इनको एक दो बार उनकी छवि भी हल्की हल्की नजर आई थी, और इसलिए एक इनका लगाव है, उनसे लगाव है, जैसे पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं, उस तरीके से। सो ये भी एक बड़ा अजीब किस्सा था। और देखो ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो बेचारी फंसी होती हैं, लेकिन देखो बात की जाए तो हल निकल जाता है, अच्छा तांत्रिक मिल जाए तो, मेरे हिसाब से। सो उम्मीद है कि आपको ये भी किस्सा पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेंबरशिप, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। दिन ब दिन मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, दो तीन मेंबर्स रोज ऐड होते जा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो नए मेंबर्स सोच रहे हैं जुड़ने की वो भी जल्दी जुड़ेंगे और बेहतरीन स्टोरीज का मजा उठाएंगे। सो आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।